सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी का सेट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सेट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है और जो आप लोगों का 20 तारीख में होने वाला था वो तो नहीं हुआ। अभी आप लोगों का 14 तारीख को ये जो एग्ज़ाम है होगा। ठीक है, 14 तारीख को एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए पहले प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रट्टा मारने से भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग इस चैनल में न्यू जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि उसको भी इसका लाभ जो है मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न देखिए क्या आया है। देखिए मानचित्र क्या है। सबसे पहले हम लोग मानचित्र के बारे में जानेंगे। देखिए पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल कागज या धरातल पर एक विशेष अनुपात में लघु चित्रण मानचित्रण कहलाता है। ठीक है, मानचित्रण कहलाता है। हम लोग जानते हैं इस तरह के हम लोग को एक रहता है और इसमें ये कागज़ का ये जो पूरा विश्व का ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे लाते हैं। सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे इसका छोटा रूप, इसका जो है इसका छोटा रूप को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है, इसको उतारते हैं और देखते हैं कौन सा देश कहाँ है, कौन सा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका ही छोटा रूप हम लोग कह सकते हैं, लघु रूप। ठीक है, चलिए अनुपात के हिसाब से। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। मापक के अनुपात मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मापक के अनुसार हम लोग मानचित्र जो है, ये जो आप लोग मानचित्र देख रहे हैं, ये मानचित्र हो गया आप लोगों का। ठीक है, लिखा रहता है देश वगैरह ये सब पूरा। तो इसके अनुसार हम लोग कितने प्रकार में उसको बांट सकते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के हैं। देखिए ये हो गया आप लोगों का कडस्ट्रूल मानचित्र या भूकर मानचित्र, स्थलाकृत मानचित्र और दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। ये 4 प्रकार के लगभग होते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताइए। मापक को हम लोग कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पहले हम लोग कथनात्मक विधि जो स्टेटमेंट्स ऑफ स्केल्स जो है देखते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें मापनी कथन कहते हैं, इसे मापनी कथन कहते हैं। इस विधि में किसी मानचित्र पर उसके मापक को शब्द में लिखा जाता है। मापक को क्या करते हैं, शब्दों में लिखा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर समान 1 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से समान नहीं है, 1 सेंटीमीटर समान 1 किलोमीटर थोड़ी ना है, नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से उसको दर्शाया जाता है ना। प्रदर्शित भिन्न, इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है देखिए, इसे प्रतिनिधि भिन्न भी कहते हैं। इसे एक भिन्न द्वारा दिखाया जाता है। इसका अंश सदैव एक ही होता है और मानचित्र को दूरी दिखाता है। इस भिन्न का हर धरातल की दूरी प्रदर्शित करता है। जैसे 1 अनुपात हम लोग ले सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इस तरीके से मीटर में हो या किलोमीटर में हो, हम लोग उसे अनुपात के हिसाब से माप सकते हैं। जो हम लोग मानचित्र देखते हैं उसमें भी उसी तरीके से हम लोग माप सकते हैं। उसी में से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि इंडिया से हम लोग अमेरिका जाएंगे तो यहाँ से हम लोग माप सकते हैं कि कितना दूरी है ना। तो इसी प्रकार से ये सब किया जाता है। दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, रेखिक मापक क्या है। ग्राफिकल स्केल जो है, यह एक सरल रेखा होती है। ये क्या होती है, एक सरल रेखा जो है होती है, और सरल रेखा होती है
और दूरियां प्रदर्शित करने के लिए इस रेखा को सुविधा के अनुसार प्राथमिक और गौण भागों में बांटा जाता है ना। सुविधा के अनुसार दो भागों में हम लोग इसे बांट सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अक्षांश समांतर क्या है। देखिए वो ये काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व और पश्चिम में खींची गई है। ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम अक्षांश से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, है ना, और उसके बाद हम लोग पूर्व से पश्चिम, तो हम लोग रुकिए अच्छे से समझाते हैं। इसको मिडिल में लेंगे, हो गया। अभी इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे। हो गया। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए इधर हो गया आपका उत्तर, इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया आपका पश्चिम, इधर हो गया आपका दक्षिण। तो ये जो रेखा है, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या रेखा है? काल्पनिक रेखा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न। देशांतर मायोत्तर रेखा क्या है? देखिए उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर मायोत्तर रेखा कहते हैं। वही उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रहती है। ये कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ से इधर जो रेखा खींची रहती है वो वाला। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न को पढ़िए। क्या है? देखिए मानक अक्षांश से समांतर रेखा का अर्थ क्या अर्थ होता है? देखिए शंकु का आंतरिक भाग किसी एक अक्षांश रेखा के साथ साथ छूता है। इस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी 8वां नंबर वाला प्रश्न देखिए आप लोग। देखिए क्या है? पंजिया का क्या अर्थ होता है? और कट गया है, इसका विभिन्न भागों को हम लोग को वर्णन करना है। देखिए अपने साम्य स्थापना सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोनर महोदय ने मान लिया है कि विश्व के सभी स्थल भाग कार्बनिफेरा युग में एक दूसरे से जुड़ गए थे, जिसे उन्हें पेंजिया, ये पेंजिया होगा, है ना, क्या होगा? पेंजिया होगा। ठीक है, ऊपर वाला नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ऊपर वाला जो इसमें पेंजिया है नाम दिया गया है। और इसमें क्या है? देखिए चारों ओर पेंथालासा नाम का एक विशाल महासागर था। पेंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया थे, जिन्हें संयुक्त रूप से लारेशिया कहा जाता है। पेंजिया के दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायकोन ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक महाद्वीप थे, जिन्हें गोंडवाना लैंड हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे 9 नंबर वाला प्रश्न क्या है। पश्चिमी तट पर अच्छी बंदरगाह है तथा पूर्वी तट पर बड़े डेल्टा क्यों है ना। ये हम लोग का भारत की हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भारत की बात कर रहे हैं, तो जैसे तैसे हो गया। ठीक है, उतना अच्छा तो नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें क्या है? देखिए हम लोग अभी देखेंगे पश्चिम तट पर बंदरगाह तथा पूर्वी तट पर डेल्टा। तो पश्चिम किधर हो गया? देखिए ये हो गया पूर्व से पश्चिम और ये हो गया दक्षिण से उत्तर, हो गया। अभी हम लोग को देखना है कि इस तरफ ज़्यादातर क्या है? बंदरगाह है, और इस तरफ क्या है? ज़्यादातर डेल्टाएँ हैं। क्या है? डेल्टाएँ हैं। इसका कारण है, देखिए क्या कारण है। पहला नंबर देखिए, पश्चिम तट पर अधिक कटा फटा है। क्या है? कटा फटा। इधर जो है कटा फटा सबसे ज़्यादा है, जबकि पूर्वी तट पर कम कटा फटा है, और इधर क्या है? कटा फटा बहुत कम है। दूसरा देखिए, पश्चिमी तट पर अधिक क्या है? लैंगून है, जबकि पूर्वी तट पर कम है। यह तीव्रगामी नदियाँ होती है, जबकि पूर्वी तट पर महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ नहीं है ना। ये इधर जैसे बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं है, इसीलिए ये नहीं। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, उसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ शंकरा मैदान है, जबकि पूर्वी तट पर मैदान नहीं है।
और इसीलिए पश्चिमी तट पर अच्छी बंदरगाहों तथा पूर्वी तट पर बड़ी डेल्टाएं होती है। अभी 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कीजिए। जलवायु की उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पति कहलाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। तो हम लोग इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट हम लोग नहीं कह सकते, मतलब किसी के सहायता के बिना जो पेड़ पौधा उगते हैं, है ना, वही प्राकृतिक वनस्पति हुआ। जैसे हम लोग उसी को उसको हम लोग ये नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको लगाते नहीं हैं हम लोग, है ना, पेड़ पौधे को नहीं लगाते हैं, और ऐसे ही जो उग जाता है वही प्राकृतिक रूप से हम लोग। पहाड़, बड़े बड़े जंगल है, पहाड़ है, उसमें हम लोग क्या पेड़ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पेड़ वहाँ उग जाते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक। ठीक है, अपने आकार, संरचना तथा अपनी ज़रूरतों को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल देते हैं। निम्न परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। जैसे देखिए, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा, जहाँ सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होगा, जहाँ औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। अर्थात जहाँ अधिक वर्षा हो, उच्च आर्द्रता हो तथा उच्च तापमान हो, वही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से इसको पढ़िए अथवा वीडियो को दोबारा देखिए। परीक्षा से पहले एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और एक बार तो आप लोगों का क्या होगा, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आएंगे हम लोग 11 नंबर वाला प्रश्न। जलवायु के मुख्य घटकों का संक्षिप्त विवरण हम लोग को देना है। देखिए, जलवायु का हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, चलिए, सॉरी, जलवायु नहीं है, ये वायुमंडल का है। क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल का संग्रह क्या है? देखिए, वायुमंडल गैसों का एक आवरण है जो भूपृष्ठ के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई हम लोग देख सकते तक। यह 3 प्रकार के गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन में एक समान है। इसके अतिरिक्त इसमें से नियान, क्रिप्टन, जीनान जैसी दुर्लभ गैस है जिन्हें उत्कृष्ट गैस भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संघटन अधिकाधिक हल्की गैसों में वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। तीसरा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिलकर हेमोस्फेयर की अच्छी शुष्क हवा 90% भाग का निर्माण करते हैं। उनके अतिरिक्त कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, सक्रिय गैस जैसे नियान, क्रिप्टन, नियान, आर्गन तथा अधिक मात्रा में ठोस एवं द्रव्य कण जिन्हें सामूहिक रूप से वायु विलयन कहते हैं। ठीक है, जल चक्र की सचित्र व्याख्या हम लोग करना है। सचित्र जल चक्र देखिए क्या है। जल चक्र, महासागरों से जल वाष्पित होकर जल क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा उठा लिया जाता है। यह जल अंततोगत्वा संघनित होता है और भूपृष्ठ को वर्षा, ओले, ओस, हिम तथा बजरी के रूप में लौट दिया जाता है। देखिए, एक बार हम आप लोग को चित्र बना के दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जलाशय, ये हो गया आपका जलाशय। इसमें क्या है? पानी है ना, इसमें क्या है? पानी है। और ऊपर से जो है बारिश पहाड़ के ऊपर गिर रहे हैं। ठीक है, और यही पानी क्या हो रहा है? बह के नदी के द्वारा क्या हो जा रहा है? यहाँ घुस रहा है, और बाद में यही पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लगता है। यही पानी धूप के वजह से यही पानी धूप किरण जो है हम लोग को देता है। इधर से जब सूर्य से किरण आता है
उसके बाद पानी गर्म होने लगता है और यही पानी वाष्प होता है। वाष्प होने के बाद इधर मेघ बनकर क्या होता है, ये बारिश जो है होने लगता है। यही होता है जल चक्र। ठीक है, अभी देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनियों क्यों है। जो हिमालय से निकलता है वो अपने सतत मतलब अपने से क्यों बहता है, वही हम लोग को दिखाना है। देखिए हिमालय की नदियाँ बर्फीले प्रदेशों से निकलती है, इसमें पूरे वर्ष जल बहता है। वही नदियाँ वर्षा द्वारा भी जल ग्रहण करती है, जैसे गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी है जो सतत वाहिनी होते हैं। जो मतलब बर्फ़ से पिघल के पानी आता है, ये सतत बहनीय नदी हम लोग इसे कहते हैं, है ना। और सतत वाहिनी या बहनी नदी कहते हैं, जिसमें वर्षा जल भी कुछ कुछ नदी लेते हैं, लेकिन ये अपने से ऊपर से क्या करता है, शुरुआत जो है प्राकृतिक रूप से पानी वो उधर से बर्फ़ जो है ये प्राकृतिक रूप है, यही से आता है। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न आप लोग देखने को आप लोग को अभी मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये वीडियो अगर हम पूरा करेंगे, सभी को पढ़ के समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए वीडियो को ऑफ करके और फिर से वीडियो को चालू करिए और इसे लिखिए। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, रिजल्ट भी आप लोग को बहुत बढ़िया आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मृदा संरक्षण क्या है, ये सारा बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग आने वाला है। तो ये हर पॉइंट को आप लोग लिखते जाइए ताकि कोई समस्या वगैरह आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, और चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इसमें नया जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो जो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार एक रिक्वेस्ट है, कोई प्रश्न वगैरह कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न अगर आप लोग का रह गया है या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इसे आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप लोग पूछ सकते हैं। तो कोई भी समस्या हो पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।